कैपिटल मार्केट में, फाइनेंशियल मार्केट में गिरावट आई, बाजार डगमगा गए, लेकिन एक धातु ऐसी है जो कभी नहीं झुकी। वक्त बदला, भाव बदले, दुनिया बदली, मगर सोना आज भी अडिग खड़ा है। हर गिरावट पर चमक और भी बढ़ जाती है, हर तूफान में इसकी पकड़ और भी मजबूत हो गई, क्योंकि ये सिर्फ धातु नहीं, ये भरोसे की बुनियाद है, परंपरा की पहचान है और निवेश की सबसे सुरक्षित मंजिल भी है। तो वक्त है हमारी खास पेशकश का, सोना है कि झुकता नहीं, जहां हम जानेंगे कि क्यों गोल्ड हर बार साबित करता है कि गिरावट बस एक मौका है नई उड़ान का। अब नई उड़ान सोने में कहां तक जाने वाली है, ये बताने के लिए तीन दिग्गज मेहमान हमारे साथ आज मौजूद हैं। महेंद्र लुनिया हैं, फाउंडर हैं विघ्नहर्ता गोल्ड के। सुगंधा सचदेव हैं, फाउंडर हैं एसएस वेल्थ स्ट्रीट की, और साथ ही साहिल मेहरा हैं, डायरेक्टर हैं जीजेसी के। अब तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। चलिए एक एक करके आप तीनों के पास आएंगे। सबसे पहले बात करते हैं गोल्ड के चाल की। गोल्ड में पिछले हफ्ते हमने जब बात की थी सुगंधा जी, उस समय हम कह रहे थे कि क्या गोल्ड का गेम तो शॉर्ट टर्म के लिए नहीं हुआ। हालांकि आप कह ही थी कि ऐसा नहीं कि इसका गेम ओवर हो चुका है, अभी भी इसमें स्टीम बचा है। वो स्टीम दिखा और उस लेवल से शानदार बाउंस बैक था। उस दिन मुझे याद है रिकॉर्ड से 8-9% नीचे था, और आज देखिए रिकॉर्ड से अब 3-4% की दूरी रह गई है। अब आगे की चाल क्या लग रही है आपको सुगंधा जी? विश्वमोहन जी, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इस शो में इनवाइट करने के लिए। इस हफ्ते देखिए तो गोल्ड ने ऑलमोस्ट 3% से भी ज्यादा तक के गेन्स दिखाए हैं। एक स्पीडी रिकवरी देखने को मिली है, जहां प्राइसेस 90,900 और लेवल्स तक स्लिप कर चुके थे। वहीं से बायर्स का इंटरेस्ट दोबारा से गोल्ड में देखने को मिला है। बहुत सारे फैक्टर्स रहे जिसकी वजह से ये ट्रेंड चेंज हुआ। फर्स्ट जो मेजर फैक्टर था, मूडीज ने यूएस की क्रेडिट रेटिंग को डाउनग्रेड किया, जिससे यूएस इकोनॉमी को लेके काफी ज्यादा चिंता बन गई। उसके साथ साथ यूएस की फिजिकल हेल्थ को लेके काफी ज्यादा चिंता बनी हुई है, बिकॉज प्रेसिडेंट ट्रम्प साहब जिन्होंने अभी अपना रिसेंटली टैक्स बिल प्रपोज किया था, वो पास हो गया है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में बाय 1 वोट। इससे ये चिंता और ज्यादा बढ़ गई है फिजिकल स्टेबिलिटी को लेके यूएस की, बिकॉज ऑलरेडी यूएस में देखें तो $36 ट्रिलियन का डेट का पाइल है, और अब ये उम्मीद है कि इससे अगले 10 सालों में यूएस का जो डेट लेवल्स है $3.8 ट्रिलियन तक बढ़ जाएंगे। सो बहुत ज्यादा हाई डेट लेवल की वजह से डॉलर इंडेक्स में हमने काफी ज्यादा गिरावट आते हुए देखी। यूएस की अगर हम ट्रेजरी यील्ड्स की बात करें तो वहां पर सिग्निफिकेंट स्पाइक देखने को मिला, और इन्वेस्टर्स यूएस एसेट्स को डंप कर रहे हैं, और वहीं उनका रुझान दोबारा से गोल्ड में हुआ। इसके साथ साथ जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा बनी हुई है, बिकॉज इस हफ्ते जो मेजर न्यूज थी कि इजराइल ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज पे अटैक कर सकता है, इससे मिडल ईस्ट रीजन में जियोपॉलिटिकल रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ने की चांसेस बन गए थे। अब ये भी फैक्टर था जिसने गोल्ड की सेफ हेवन डिमांड को दोबारा से इग्नाइट किया। और इसके साथ साथ रशिया भी अभी यूक्रेन के साथ वॉर एंड नहीं करने की मूड में नजर आ रहा, ये भी एक फैक्टर है जिससे जियोपॉलिटिकल रिस्क काफी ज्यादा बने हुए हैं इस रीजन में भी। तो ये सारे फैक्टर्स थे, और इसके साथ साथ जिस तरीके से हमने डॉलर इंडेक्स पे डिक्लाइन आते हुए देखा, और इन्वेस्टर्स की जिस तरीके से लोअर लेवल्स पे बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला, ये सारे कैटलिस्ट थे जिन्होंने गोल्ड के प्राइसेस को इस हफ्ते काफी हद तक ड्राइव किया है। गोल्ड पे भरोसा इन्वेस्टर्स का काफी ज्यादा बना हुआ है। हर लोअर लेवल्स पर हम डिमांड आते हुए देख रहे हैं। इस साल ऑलरेडी गोल्ड मल्टीपल पीक्स लगा चुका है, और अगर हम 2016 से भी देखें तो गोल्ड ने ऑलमोस्ट 12.8% तक के CAGR रिटर्न दिए हैं। और अब इन्वेस्टर्स के लिए नॉट जस्ट फिजिकल गोल्ड, बहुत सारे और एवेन्यूज आ चुके हैं जहां वो ग्रेजुअली भी गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। फिजिकल गोल्ड में बाइंग के लिए आपको बहुत बड़ा एक टिकट साइज चाहिए, बहुत बड़ा अमाउंट चाहिए होता है। आपको स्टोरेज, थेफ्ट, इनसिक्योरिटी और मेकिंग चार्जेस सबके कंसर्न्स रहते हैं। बट जो आपके पास डिजिटल ऑप्शंस हैं, जो पेपर गोल्ड के ऑप्शंस हैं, वहां ग्रेजुअली भी अपना कॉर्पस बिल्ड कर सकते हैं। एज लो एज 100 रुपीज में भी आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं, और ये आपके पोर्टफोलियो को एक बहुत अच्छा हेजिंग का टूल रहता है, रिस्क मिटिगेट करता है, आपके पोर्टफोलियो को बेटर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स प्रोवाइड करता है। सो बहुत सारे फैक्टर्स रहे हैं, और उसके साथ साथ जो स्टेडी रिटर्न्स हमने पिछले कुछ सालों में आते हुए देखे हैं। पिछले साल भी 21% तक के रिटर्न्स देखने को मिले, और इस साल भी गोल्ड ने काफी सिग्निफिकेंट हाईस दिखाए हैं। सो गोल्ड पे भरोसा इन्वेस्टर्स का बना हुआ है। से मैं करूंगा, फिर बाकी मेहमानों के पास मूव करूंगा। जब हर बार सोने की कीमतों में गिरावट आती है तो ये डिमांड क्यों बढ़ जाती है, एक सवाल तो ये। और क्या आपने नोटिस किया है कि इस जो गोल्ड की जो तेजी आती है या तेजी के फैक्टर के पीछे, ये तो खबरें तो ठीक है, लेकिन क्या फिजिकल बाइंग या जो
इंस्टीट्यूशंस की बाइंग होती है, पेपर गोल्ड में ट्रेडिंग होती है, वो कीमतों को ड्राइव करती है, गोल्ड की कीमतों को? कृष्णमोहन जी, ये क्वेश्चन मेरे लिए है। जी जी, आपके लिए था मैम। इंस्टीट्यूशंस की भी बाइंग आ रही है। अगर हम देखें तो चाइना ने भी अभी अपने इंश्योरेंस कंपनीज को अलाउ किया है टू पार्क फंड्स इन गोल्ड। सो उनके टोटल एयूएम का 1% दे कैन नाउ इन्वेस्ट इन गोल्ड। ये बहुत बड़ा एक मेजर डिमांड सोर्स है जो मार्केट में निकल के आया है। सो हर लोअर लेवल्स पर हम बाइंग आते हुए देख रहे हैं। इसके साथ साथ एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिस तरीके से सेंट्रल बैंक्स अपने रिजर्व्स को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। अगर हम ट्रेंड्स की बात करें तो डॉलर जो रिजर्व्स में ऑलमोस्ट 74 to 75% होता था, अब नाउ इट हैज डिक्लाइन टू अ लेवल ऑफ अराउंड 58% इन ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स रिजर्व्स। और ये जगह अब गोल्ड एज्यूम करता जा रहा है जिस तरीके से सेंट्रल बैंक्स की बाइंग गोल्ड में बढ़ रही है। सो यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशनल डिमांड निकल के आ रही है। एक बहुत बड़ा कैटलिस्ट रहा है। इनफैक्ट 2006 से ही देखें तो रशिया और चाइना ने बहुत सिग्निफिकेंट गोल्ड में बाइंग की है, और 2009 से देखें तो बाकी सारे जो इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमीज हैं उनके सेंट्रल बैंक्स काफी सिग्निफिकेंटली बाय कर रहे हैं। आरबीआई ने भी अपने गोल्ड के रिजर्व्स को सिग्निफिकेंटली पिछले कुछ सालों में बढ़ाया है, और चाइना और रशिया कॉन्स्टेंटली लोड कर रहे हैं गोल्ड को। सो ये बहुत बड़ा कारण है। और इसके साथ साथ जिस तरीके से रिटेल इन्वेस्टर्स का भी रुझान हमने पिछले साल के सेकेंड हाफ से आते हुए देखा, ये एक बहुत बड़ा अगर हम देखें तो चेंज था, बिकॉज 4 साल हमने आउटफ्लोज आते हुए देखे ईटीएफ में, बट सेकेंड हाफ ऑफ लास्ट ईयर वहां से ट्रेंड शिफ्ट होता हुआ नजर आया। ये ट्रेंड शिफ्ट दिखा रहा है कि किस तरीके से इन्वेस्टर्स का भरोसा गोल्ड में बढ़ रहा है। इंडिया में भी देखें तो अभी गोल्ड एक अंडर एलोकेटेड एसेट है। अगर हम म्यूचुअल फंड्स के टोटल एयूएम की बात करें तो सिर्फ 2 से 3% सिर्फ अभी इंडिया में गोल्ड में एलोकेशन जाती है। ये रुझान मुझे लगता है आने वाले सालों में काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। जिस तरीके से अवेयरनेस बढ़ रही है, जिस तरीके से इन्वेस्टर्स स्मार्ट हो रहे हैं, काफी ज्यादा पेनिट्रेशन है इंफॉर्मेशन की। उसके साथ साथ गोल्ड ईटीएफ्स, गोल्ड एसआईपीज काफी पॉपुलर होती जा रही है। डिजिटल गोल्ड बॉन्ड्स अभी डिसकंटिन्यू हो चुके हैं गवर्नमेंट की साइड से, बट सेकेंडरी मार्केट में अभी भी अवेलेबल है। इसके साथ साथ गोल्ड डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स हैं। सो बहुत सारे एवेन्यूज हैं जिनको इन्वेस्टर्स एक्सप्लोर कर रहे हैं। सो इंस्टीट्यूशनल डिमांड एज वेल एज द रिटेल डिमांड इज पिकिंग अप इन गोल्ड एट एवरी डिप, बिकॉज जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि गोल्ड बहुत स्टेडी रिटर्न्स प्रोवाइड करता है। इट्स नॉट जस्ट अ सेफ हेवन एसेट, इसने पोर्टफोलियोज को काफी ज्यादा प्रोटेक्ट भी किया है और स्टेडी रिटर्न्स भी दिए हैं इसके साथ साथ। नोटेड मैम। चलिए, कई सारे खबरें तो कई सारे हम जोड़ते ही हैं। मेरा पूछने का मकसद ये था कि ज्वेलरी डिमांड की वजह से भाव बढ़ते हैं या इंस्टीट्यूशंस की पेपर गोल्ड में ट्रेडिंग की वजह से, ये मैं जानना चाह रहा था। आपसे मेरा सवाल महेंद्र लूनिया जी ये होगा कि लोग जब ज़्यादा इन्वेस्टमेंट पर्पज से गोल्ड खरीद रहे हैं या पहनने के लिए, आप क्या नोटिस कर रहे हैं? विश्व मोहन जी, अगर आपने देखा रहेगा कि गोल्ड के प्राइजेस 1 लाख रुपए तक जाने के बाद और इतने रेट बढ़ने के बाद काफी सारे लोगों का व्यू चेंज हुआ है। वैसे भी आज की जनरेशन लाइट वेट ज्वेलरी पहनती है। इन्वेस्टमेंट के लिए काफी सारे ऑप्शंस जैसे अभी गिनाए मैडम ने, वो आने के कारण लोग काफी सारे इन्वेस्टमेंट की तरफ ही जा रहे हैं। आप जैसे मीडिया हाउसेस है जो एक बहुत अच्छी तरीके से इनसाइट्स अपने दर्शकों को देते हैं, इसके कारण भी उनके दिमाग में ये चीजें आ रही है कि क्यों ना हम गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करें। अनसर्टेनिटी तो है ही, जितने भी कारण अभी मैडम ने गिनाए ये तो लागू ही है, लेकिन कहीं ना कहीं लोग आज बचते हैं क्योंकि वैसे सामाजिक वातावरण रहा नहीं है। सोना पहन के लोग कहीं पे जा नहीं सकते, उतनी सिक्योरिटी मिलती नहीं है, तो इस कारण वो लोग गोल्ड लेते हैं, लेकिन वो लाइट वेट ज्वेलरी में करते हैं। जो डिमांड बढ़ रही है वो पेपर गोल्ड के कारण भी बढ़ रही है, क्योंकि वहां पर भी अभी काफी सारी इन्वेस्टमेंट करने वाली कंपनियां अपने गोल्ड का एक हिस्सा कहीं ना कहीं उनको एलोकेट करके रखना पड़ता है, लेके रखना पड़ता है। तो सब तरफ से डिमांड गोल्ड की आ रही है, इसके कारण गोल्ड के रेट्स तेजी से बढ़ रहे हैं। और जैसे अभी हमने सुना, यस, ये कंटिन्यूअसली रहने वाला है। साहिल मेहरा जी, अगर इस तरह की डिमांड रहेगी तो दाम जो बार बार रिकवरी आ जाती है, हर गिरावट के बाद तेजी से खरीदारी लौटती भी है,
क्या लग रहा है, क्या ये तेजी इसी तरह की बनी रहेगी और जिस गिरावट की उम्मीद हम काफी समय से कर रहे हैं वो आने में वक्त लगेगा, या बहुत ज्यादा गिरावट नहीं आएगी? आप प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी एनालिसिस क्या कह रही है साहिल महिरा जी? विष्णु मोहन जी, प्राइजेस मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपका सवाल बहुत सटीक है, बहुत सही है। रिटेल साइड में ज्वेलरी डिमांड इस समय पे थोड़ी स्लगिश है। रिटेल साइड में ज्वेलरी डिमांड कम है, मगर मैं आपको बताना चाहूंगा कि इंडिया में गोल्ड ज्वेलरी, अगर आप पिछले 25 साल का अगर आप टारगेट देखें ना, तो काफी कंसिस्टेंटली रिटेल डिमांड ज्वेलरी की बढ़ी है और बढ़ती रही है। इसमें काफी कुछ हाथ इवन हॉलमार्किंग का भी रहा है। मतलब सरकार ने देखा है कि हमारे इंडियन कंज्यूमर्स को क्वालिटी प्रोडक्ट मिले, हॉलमार्क प्रोडक्ट मिले। तो जब से हॉलमार्क आया है और 22 कैरेट हॉलमार्क का चलन हुआ है, तब से ज्वेलरी पहनने के लिए और इन्वेस्टमेंट दोनों का ही काम कर रही है। तो तब से आप लगातार देखेंगे ग्रोथ हुई है ज्वेलरी में, और वो इसी वजह से आज आप देखते हैं कि हमारी काफी लिस्टेड कंपनियां भी हैं, ज्वेलरी की ब्रांड्स हैं जो कि ऑलरेडी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, क्योंकि इनके को ग्रोथ यहाँ पे दिख रही है। तो डिमांड तो डेफिनेटली बड़ी है। और इस टाइम पे हमारा सबसे बड़ा जो हम कभी भी नोट करते हैं, तो हम अपने इंडिया के कंज्यूमर को देखते हैं। इंडिया का कंज्यूमर बहुत प्राइस सेंसिटिव है। कभी भी आप देखेंगे वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा होगी, वो साइड में खड़ा रहेगा। वो तब एंटर करेगा जब उसको लगता है हाँ भाई प्राइस स्टेबल हो गई है, अभी मुझे एंटर करना चाहिए। और फिर वहां से एक्चुअली नई लेग ऑफ गोल्ड की बुल रन शुरू होता है। और जहां तक हम प्राइस पॉइंट को समझते हैं, तो जहां तक मेरा अनुमान है, गोल्ड उस फेज में है जिसमें ये 3150 से 3400 के बीच में एक टाइम गैप में उसको यहाँ पे थोड़ा टाइम कंसोलिडेशन, इसको टाइम करेक्शन बोल सकते हैं, प्राइस करेक्शन ही, उसको टाइम वाइज यहाँ पे स्पेंड करना होगा। शायद 30 जून तक वो इसी दायरे में घूमेगा। और फिर जो नेक्स्ट लेग है, जैसे रक्षाबंधन से हमारे त्योहार शुरू होते हैं या दिवाली शुरू होती है, इस सब के फेस्टिव सीजन शुरू होते हैं, तब उस नेक्स्ट लेग में ये वापस अपनी तेजी रफ्तार से बढ़ना शुरू करेगा। और आज की डेट में ऐसा असमंजस रहता है कि रात को लगता है आपको पीस हो गई है और सुबह लगता है कुछ नई जंग छिड़ गई है। तो वो एक काफी ज्यादा सेंटिमेंट गोल्ड पे तुरंत इफेक्ट होता है। मतलब आज की डेट में गोल्ड में 2-3%, मतलब कि 50 से $100 का कोई भी मापदंड रह नहीं गया, कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता एक्यूरेटली। तो यहां तक मेरा ये सोचना ये है कि गोल्ड का सेक्युलर बुल रन पूरा कायम है। जैसे आपके प्रीवियस में इंटरव्यू में मैंने बोला था कि भाई दिसंबर की क्लोजिंग हम शायद $4000 पे देखेंगे, वो भी कायम है। बट हाँ, डेफिनेटली एक टाइम लैग रहेगा। ये जून 30 तक आपको शायद वापस 3175-50 के आसपास शायद दिख जाए, और आए तो मतलब इट्स अ ब्लाइंड बाय, ऐसा होगा। आप महेंद्र लुनिया जी, आपको क्या लग रहा है, प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या लग रहा है, ये सही भाव है खरीदारी के लिए या अभी रुकना चाहिए 96,000 के आसपास? क्या करें, आपकी राय क्या है गोल्ड में? ये सही प्राइस बैंड है अगर आपको खरीदना है। तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा नीचे आने वाला है। हाँ, जैसे थोड़ा बहुत अगर कुछ इसके अंतरराष्ट्रीय मार्केट के इश्यूज थोड़े थोड़े सॉल्व होते हैं कभी, तो आपको मे बी उस पर का लगा हुआ आपका थोड़ा सा $100-200 का कम हो जाएगा। उसका ज्यादा इम्पैक्ट आपको रेट में नहीं दिखने को मिलेगा। मुझे नहीं लगता कि 92,000 के नीचे गोल्ड आपको अभी के माहौल में मिलेगा। यहाँ पर से आपको खरीदारी करनी चाहिए, क्योंकि हमने ये देखा भी है 92,000 एक बार थोड़ा सा क्रैक करने के बाद इमीडिएटली ऊपर आया था और 97 तक गया था। अभी कहीं ना कहीं स्टेबल हो रहा है। तो यहाँ पर लोगों का मेंटेलिटी स्टेबल करने का काम अभी गोल्ड के पास से हो रहा है, और मुझे लगता है कि यहाँ पर से फिर से एक बुल रन शुरू हो जाएगा बहुत जल्द, क्योंकि अनसर्टनिटी और इश्यूज खत्म नहीं हुए, वो उल्टे बढ़े हैं। तो मुझे लगता है कि अभी का रेट सही है जहां पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। और एंड ऑफ द ईयर मुझे लगता है कि 1,15,000 के रेट आपको देखने को मिलेंगे। और मैं अगर ज्यादा यानी कि लंबे टेन्योर की बात करूंगा, 3 साल की बात करूंगा, जैसे मैंने 1,68,000 का एक 2030 पहले बताया था, जिसे हमने रिवाइज किया है 2028 तक। मुझे लगता है कि गोल्ड के प्राइजेस 2028 तक ही आपको 1,68,000 भी दिखेंगे, क्योंकि $4,000 या $4,200 तो आपको मे बी 2028 तक दिखना ही दिखना है। दूसरी तरफ डॉलर का कंसर्न भी उभर कर आएगा, उसे भी हम लोगों ने यहाँ पे ऐड करे तो वो प्राइजेस और भी बढ़ सकता है। आपको क्या लग रहा है साहिल मेहरा जी, आपके टारगेट क्या है इस साल के अंत के लिए, और नीचे में कहां तक आ सकता है जहां पे एंट्री का सही मौका होगा? आप प्राइस को अच्छे से एनालाइज करते हैं, आपने भी एस्टिमेट लगाया होगा, तो एंट्री पॉइंट, बेहतर एंट्री पॉइंट क्या होगा, और इस साल का टॉप लेवल आप कहां तक देख रहे हैं?
एज अ कंज्यूमर, अगर मैं ज्वेलरी कंज्यूमर हूं या अगर मैं रिटेलर की तरह बात करूं, तो मैं कहूंगा कंज्यूमर की जेब में जिस दिन पैसा उस दिन ज्वेलरी खरीद ले, क्योंकि उसके लिए ये 5% का ब्रेक इतना कोई फायदा नहीं रहेगा, क्योंकि आगे उसके लिए ग्रोथ 25%, 30%, 40% है। तो कंज्यूमर एंड से, मैं रिटेल कंज्यूमर के हिसाब से बोलूंगा, तो वो आज के भाव में भी खरीदना कोई दिक्कत नहीं। हाँ, जो मैं ट्रेडर के हिसाब से अगर आप सोचेंगे, तो मैं डेफिनेटली कहूंगा कि एक बाय जो 3200 के आसपास का बाय डेफिनेटली अच्छा है। और जैसे कि आपने भी बोला अभी बीच में कि अगर सपोज एक पीस की न्यूज आती है और कोई विंडफॉल, मतलब ऐसा होता है कि $100-150 घट जाए, तो उसमें तो अवश्य गोल्ड पकड़ ही लेना चाहिए, क्योंकि इसका सेक्युलर बुल रन कायम है। और मेरा 31 दिसंबर का ही टारगेट ये साल का $4000 तो है ही है कम से कम। $4000 अगर उसे रुपये में कन्वर्ट करें, क्योंकि घरेलू हाँ, बाजार तो के लोग रुपये में आपको आपको कन्वर्ट करके बोलता हूँ, क्योंकि आपका रुपया भी, हमारा रुपया भी थोड़ा सा प्रेशर में आ सकता है, क्योंकि जो इंटरनेशनल चिंताएं हो रही हैं, जिस हिसाब से इंटरनेशनल टीम्स बन रही है, कौन सी कंट्री किस कंट्री से व्यापार कर रही है, नहीं कर रही है, तो उसके चलते शायद रुपए में भी दबाव आए, जिसके चलते रुपया भी 5-7% कमजोर हो सकता है। तो उसके हिसाब से ₹1.25 लाख का भाव 31 दिसंबर तक दिख रहा है। आप दोनों की प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू से है। सुगंधा जी, आप बता दीजिए आपको क्या लग रहा है, एंट्री पॉइंट क्या होगा इस साल के लिए बेहतर, और साल का टॉप क्या होगा आपके नजर में? विश्वमोहन जी, अगर ट्रेडिंग का पर्सपेक्टिव है तो शॉर्ट टर्म डिप्स पे बाइंग की जा सकती है। 94,700 टू 94,900 के आसपास बाइंग की जा सकती है, और हाई साइड में 98,000 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। उससे ऊपर अभी इमीडिएट शॉर्ट टर्म में मुझे गोल्ड प्राइसेस जाते हुए नजर नहीं आ रहे, बिकॉज हाई साइड में देखें तो 3420 पर आउंस एक इमीडिएट रेजिस्टेंस की तरह वर्क करेगा। डाउन साइड में $3120 एक मेजर सपोर्ट एरिया है, दैट कॉरेस्पॉन्ड्स टू 91,000 टू 90,900 डॉलर्स। अभी नियर टर्म में प्राइसेस इसी रेंज में हॉवर करेंगे, बट अगर आप पोजिशनल इन्वेस्टर्स हैं तो मेरी एडवाइस रहेगी कि थोड़ा सा वेट करें। जैसे कि मैंने पहले भी बात की है, थर्ड क्वार्टर ऑफ दिस ईयर एक अच्छी करेक्शन भी देखने को मिल सकती है, बिकॉज कोई भी एसेट क्लास हायर लेवल्स पर बहुत टाइम तक सस्टेन नहीं कर पाएगा। और जिस तरीके से हमने गोल्ड में एक सिग्निफिकेंट अपसाइड आते हुए देखी है, उसमें कुछ कूल ऑफ भी एक मेजर देखने को मिलेगा। ओवरऑल गोल्ड का बुल रन इंटैक्ट है, बट एक मेजर करेक्शन की वेट की जा सकती है अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं। 87,000 एक बहुत अच्छा लेवल रहेगा, जहां आप 35 से 40% की इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट लेवल्स रहेंगे 81 टू 79,000, वहां आप बाकी की एलोकेशन कर सकते हैं। और इस साल की अगर मैं टॉप की बात करूं तो मुझे लगता है प्राइसेस 1,05,000 मार्क को टेस्ट कर सकते हैं। वी एक्सपेक्ट दिस लेवल्स टुवर्ड्स दिसंबर और फर्स्ट क्वार्टर ऑफ नेक्स्ट ईयर। और इसके साथ साथ विश्वमोहन जी, आपने जो पहले भी क्वेश्चन किया था, मैं उस पर भी एड ऑन करना चाहूंगी। जो ये बाइंग आ रही है गोल्ड में, दिस इज नॉट बिकॉज ऑफ ज्वेलरी डिमांड एट लोअर लेवल्स। लार्जली ये इंस्टीट्यूशंस की बाइंग है, सेंट्रल बैंक्स की बाइंग है, ईटीएफ्स में जो ओवरऑल हम इनफ्लोज ग्लोबली आते हुए देख रहे हैं, और जिस तरीके से चाइना भी बहुत स्ट्रॉन्ग वे में बाय कर रहा है, ये सब मेजर कारण रहे हैं। नॉट जस्ट ज्वेलरी डिमांड, बिकॉज ज्वेलरी डिमांड इन हाई लेवल्स पे कुछ हद तक कम हुई है। ओके, तो ये व्यू है प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू से। इनको लगता है कि 1,05,000 रुपए साल के अंत तक जा सकता है, लेकिन साल की जो तीसरी तिमाही होगी वहां पर सोने में मेजर करेक्शन दिखेगा। वहां पर अगर लंबी अवधि का नजरिया है तो आप यहां पे करें, ट्रेड के लिए अलग से राय दे ही दी है इन्होंने। चले, वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो चांदी की बात करेंगे कि चांदी की चाल कैसी दिख रही है, क्या गोल्ड के मुकाबले चांदी ज्यादा मजबूत है, चमक किसकी ज्यादा बढ़ेगी, ये चर्चा करेंगे ब्रेक के बाद। जल्द लौटते हैं। बात करते हैं चांदी की, क्योंकि कहा जा रहा है, जितने भी एक्सपर्ट्स आ रहे हैं कह रहे हैं कि गोल्ड के मुकाबले चांदी की चमक ज्यादा यहां से बढ़ेगी। क्या वाकई चांदी में इतना दम है कि गोल्ड के आगे निकल जाए, यही जानते हैं। साहिल मेहरा जी, आप सबसे पहले बताइए, क्या लग रहा है, चांदी आपको ज्यादा दमदार दिख रही है या गोल्ड? सर जी, इसमें मेरा व्यू ये है कि चांदी को दो चीजें इफेक्ट करती है। चांदी एक प्रेशियस मेटल भी है, चांदी इंडस्ट्रियल मेटल भी है। तो आप कभी भी नोट करेंगे, कभी कभी भी किसी हिसाब से अगर कुछ इंडस्ट्रियल डेटा आता है जो बताता है कि इंडस्ट्रियल डिमांड घट गई, तो चांदी को वो भी इफेक्ट करता है। और मतलब समझिए, अगर गोल्ड को वो डेटा पॉजिटिव इफेक्ट करता है, चांदी को वो नेगेटिव इफेक्ट करता है। मेरा ऐसा सोचना है कि चांदी में बढ़ने का स्कोप काफी ज्यादा है, लेकिन कभी भी वो सोने का चमक को वो कभी भी कवर अप नहीं कर सकती। और चांदी की पास्ट हिस्ट्री भी ये बताती है कि जब सोना, इसमें एक बड़ा सिमिलर एक ये आप देखेंगे ट्रेंड, गोल्ड जब भी गोल्ड अपना पीक जाता है, बुल का पीक जाता है, उस फेज का पीक पे जाता है, तो चांदी कुछ महीनों में ही वहां पे राइज अप करने की कोशिश करती है, और राइज करने के बाद फिर सडनली ही एकदम फ्लैट गिर जाती है। तो मैं चांदी हमेशा फॉलोअर ही समझूंगा, लीडर नहीं हो सकता है।
और गोल्ड ही हमेशा अपनी चमक बरकरार रखेगा। ओके, अगर गोल्ड चमक बरकरार रखेगा तो दोनों के इस साल के टॉप लेवल एक बार फिर से घरेलू बाजार के लिहाज से बना दीजिए, क्योंकि आपके ज्यादातर जो देखने वाले लोग हैं ना, घरेलू बाजार के हिसाब से भाव जानना चाहते हैं। तो घरेलू बाजार में वापस से यही है कि अगर सोना पहले 1.25 लाख जाएगा, फिर बाद में चांदी 1.25 लाख आएगी। ओके, तो बात सोना आउट परफॉर्म करेगा आपकी नजर में। आप हाँ जी। बताइए महेंद्र लूनिया जी, आपको क्या लग रहा है, गोल्ड या सिल्वर, कहां ज्यादा दम दिख रहा है? मैं भी गोल्ड के साथ ही जाना चाहूंगा, क्योंकि गोल्ड में अनसर्टेनिटी काफी है। जैसे पूरे वर्ल्ड में अनसर्टेनिटी काफी है, जो बढ़ती जा रही है, कंटिन्यूअसली बढ़ती जा रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि सोना और चमकेगा, अपनी शाइन और एक बार दिखाएगा। चांदी में इंडस्ट्रियल डिमांड कम हो सकती है, क्योंकि जब कोई अनसर्टेनिटी बढ़ती है या तो फिर इश्यूज क्रिएट होते हैं, तो इंडस्ट्रियल डिमांड निकल के नहीं आती है। ऐसे में मुझे नहीं लगता कि इतनी बड़े तौर पे वो निकलेगी चांदी के लिए डिमांड। तो हो सकता है चांदी फॉलो करे गोल्ड को, इसलिए मेरा ये राय रहेगी कि आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करें। ओके, तो गोल्ड में इन्वेस्टमेंट की राय आ रही है। आप बताइए सुगंधा जी, ये दोनों तो गोल्ड पे ज्यादा बुलिश है, आप अगर इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से, आप एनालिस्ट भी हैं, इनका तो कारोबार भी है गोल्ड का, तो आप बताइए आप क्या पसंद कर रही है, चांदी या सोना? विश्वमोहन जी, गोल्ड ऑलरेडी काफी परफॉर्म कर चुका है बिकॉज ऑफ जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी, टैरिफ वॉर और जिस तरीके से सेंट्रल बैंक्स की बाइंग आई है। बट ये जो टैरिफ वॉर है, ये ग्रेजुअली ईज हो जाएगी। यूएस की काफी सारे ट्रेडिंग पार्टनर्स के साथ नेगोशिएशंस आर ऑन, इवन दो भी यूएस और चाइना में भी कुछ स्ट्रेन वापस से आया है। बट मुझे लगता है इवेंचुअली इन द सेकेंड हाफ ऑफ दिस ईयर ये ट्रेड वॉर सबसाइड हो जाएगी, ये कंसर्न्स खत्म हो जाएंगे और चाइना की साइड से और ओवरऑल ग्लोबली भी इंडस्ट्रियल डिमांड काफी पिकअप करेगी। और ओवरऑल एक प्रेशियस मेटल भी है सिल्वर, जिस तरीके से गोल्ड को फॉलो भी करती है, और इंडस्ट्रियल डिमांड भी रहेगी स्ट्रॉन्ग। सो चांदी मुझे लगता है सेकेंड हाफ ऑफ दिस ईयर विल आउट परफॉर्म गोल्ड। चांदी में वी आर वेरी बुलिश, हर डिप पे इसको एक्यूमुलेट करने की एडवाइस रहेगी। चांदी ज्यादा वॉलेटाइल रहती है, तो आप एक प्राइस पॉइंट को ना सिलेक्ट करें, आप टिप्स पर इसमें एंट्री करते रहें। और अगर मैं इस साल के पीक की बात करूं तो मुझे लग रहा है फर्स्ट लेवल्स रहेंगे 1,08,000 एंड देन 1,15,000 तक की भी इस साल के एंड तक, और पॉसिबली द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ नेक्स्ट ईयर काफी ज्यादा पॉसिबिलिटी नजर आ रही है। और डाउन साइड अगर मैं सपोर्ट की बात करूं तो 89,000 एक मेजर सपोर्ट एरिया रहेगा एंड देन मेजर सपोर्ट एरियाज रहेंगे 81,000। सो जो भी आपको डिप्स मिलते हैं ये लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव रहेगा। जो भी डिप्स मिलते हैं आप स्टैगर्ड मैनर में इसमें बाइंग कर सकते हैं, और यू कैन नॉट टाइम द मार्केट, आप ग्रेजुअली गोल्ड सिल्वर ईटीएफ्स के थ्रू भी बाइंग कर सकते हैं। तो लग रहा है कि डिप में खरीदारी करनी चाहिए। चलिए अब आखिरी सवाल होगा साहिल मेहरा साहब, हमने नाम दिया शो का कि झुकेगा नहीं सोना, क्या आपको लग रहा है कि झुकेगा या कम झुकेगा, कितना झुकेगा, वो परसेंटेज टर्म में बता दीजिए, अगर भाव नहीं बताना चाह रहे क्योंकि फिर आपके जो कस्टमर होंगे कहेंगे इंतजार कर लेते, इनके पास नहीं जाते हैं। बता दीजिए कितना झुकेगा, परसेंटेज टर्म में बता दीजिए। टाइटल बहुत बढ़िया है आपका, टाइटल बहुत बढ़िया है, इसको और ऐड करेंगे, झुकेगा नहीं सोना, रुकेगा नहीं सोना, दोनों ऐड कर दीजिए, ना झुकेगा ना रुकेगा, सोना लगातार चलता ही रहेगा, दौड़ता रहेगा। लूनिया सर, आपको कितनी, आपने भी गिरावट की चर्चा की डिप में खरीदे, तो वो डिप कितना होगा ये आप बता नहीं रहे, सिर्फ बोले कि डिप में खरीदे। हाँ, मेरे हिसाब से 92,000 तक के रेट मिल सकते हैं आपको। हाँ। नीचे आने की संभावना मुझे ज्यादा नहीं लगती, मे बी एनालिस्ट अपना बेस्ट बता रहे हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वहां पे फंडामेंटल उनको ज्यादा सपोर्ट करेंगे। 92,000 पे आप खरीद सकते हो, जो लॉन्गर टर्म के लिए आपको बहुत अच्छा रिटर्न्स मिला के देगा। क्या आप तीनों मेहमानों का आपने वक्त दिया, हमारे दर्शकों को बताया कि भाव के हिसाब से भी, डिमांड के हिसाब से भी, और फंडामेंटल्स क्या है, क्यों सोने के दाम बढ़ रहे हैं और क्यों बार बार हर गिरावट पर सोने में खरीदारी लौट जाती है, और साथ ही सोने और चांदी के बीच में भी क्या आप लोगों को बेहतर लग रहा है ये भी बताने के लिए। इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए।